हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। करंट अफेयर के ये सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही डिटेल व्याख्या के साथ होगा। रिवीजन पॉइंट जो भी हो सकता है उसको भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो शुरू करें रोजाना की क्लास। इससे पहले रोजाना की तरह लास्ट दिन का रिविज़न करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया 29 नवंबर को, और भारत जो है ये अमेरिका के साथ मिलकर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम होगा निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और भारत ने बेंगलुरु में सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2026 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% की दर से बढ़ेगी। इसके अलावा शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सफीना हुसैन को। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रक्षा मंत्रालय ने 16 सुपर रैपिड गन माउंट खरीदने के लिए BHEL के साथ समझौता किया है। और इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। और अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय को IITF 2023 में विशेष प्रशंसा पदक मिला है। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सक्सेसफुली निकाल लिया गया है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, फुल टी-शर्ट छपवाई गई, लेकिन उसमें एक दिक्कत हो गई, ये लोगो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया है ना, थोड़ा आपको इरिटेट भी कर सकता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। एक में गलती मतलब अब सभी टी-शर्ट में ऐसा ही हो गया है इस बार। चलिए इस बार थोड़ा सा आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे भी इरिटेटिंग लग रहा है। चलिए तो आप इसकी क्विज PDF पाएंगे हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। HIV एड्स होता क्या है। एड्स एक तरीके की बीमारी है जो HIV वायरस की वजह से होती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है उसके फैलने से होती है। इसके फैलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जब ब्लड जो है वो असुरक्षित तरीके से मैच कर जाता है तो ऐसे में एड्स की संभावना बढ़ जाती है। तो ये होता है HIV वायरस से। तो HIV और एड्स दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस का नाम है। और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो HIV संक्रमण जो हो ये ना होने पाए, इसके प्रसार को कैसे रोका जा सके, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। इस बार की थीम रखी गई है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड। 1988 से ये दिवस मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने के लिए पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। ये बन गया है दोस्तों नेपाल। नेपाल जो है ये ऑफिशियल तौर पर समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। पहला दक्षिण एशियाई देश कहें, साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्री में आपका इंडिया भी आता है, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी आ गए। इसके लिए एक संगठन भी है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन करके, सार्क, जिसमें हम लोग भी मेंबर हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर समलैंगिक विवाह जो है इसको पंजीकरण, मतलब ऐसा पहला मामला आया है जब पहली शादी हुई है समलैंगिक और वो रजिस्टर हुई है ऑफिशियली। ये होने वाला कहाँ पर हुआ है? नेपाल में पहले ऐसी बात हुई है। तो ये दो जो हैं एक्चुअली में ये ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर बोले तो वो जो व्यक्ति अपना जेंडर चेंज करता है। तो पहले ये मेल थे, बाद में अब फीमेल हो गए हैं। और समलैंगिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये मेल थे, मेल से मेल का शादी हो रहा है, इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया है, यानी ट्रांसजेंडर ये हुए हैं। तो अब इन दोनों की शादी हुई है और ऐसा ये पहला मामला हुआ है दक्षिण एशिया में रजिस्टर ऑन रिकॉर्ड। ठीक है ना, क्योंकि अभी नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है ना 5 महीने पहले इसको वैलिड करार दिया था। देखो अभी इसी से रिलेटेड एक इंडिया में भी फैसला आया था। इंडिया ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया था, इंडिया ने रोक दिया था। यहाँ पर क्या हुआ है, वैध घोषित कर दिया है विवाह को। और इसमें माया गुरुंग जो हैं, जो कि ट्रांस महिला हो चुकी हैं, 35 साल की हैं, इनका विवाह हुआ है 27 वर्ष के समलैंगिक सुरेंद्र पांडे से। ठीक है जी। तो अब नेपाल में ये नेपाल बन गया है पहला देश, पहला दक्षिण एशियाई देश कहेंगे। यूरोप वगैरह में बहुत पहले से चल रहा है। इसको किसने कराया है? ब्लू डायमंड सोसाइटी ने। ब्लू डायमंड एक सोसाइटी, एक संस्था है जो नेपाल में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर के काम करती है। नेपाल के लामगंज जिले के डोडरी ग्रामीण नगर पालिका में ऐसा मामला आया है। अच्छा,
जब भी आप समलैंगिक सुनते हो तो उसमें आपको LGBTQ करके आता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इसमें होते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वेयर होता है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये होता है LGBTQ का फुल फॉर्म और ये पूछा जा सकता है आपसे। नेपाल देखते हैं। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत और भारत से ही सटा हुआ है देश नेपाल। भारत से अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत में मुख्यतः शेयर करता है यूके यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से। ठीक है, और इधर ये पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर लगाता है नेपाल। चलिए, तो नेपाल जो है इसकी राजधानी काठमांडू होती है और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है। नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया होती है। यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कुमार दहल और यहाँ की मुद्रा मैंने आपको बताया नेपाली रुपया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा इंडिया का पहला। ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूज करेगा। इसीलिए इसको कहा जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये यूपी में IIT रुड़की में स्थापित किया जाएगा। IIT रुड़की में इसका सेंटर बनाया जाएगा। ये टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। 30 करोड़ रुपए ये खर्च किए जा रहे हैं और भारत में इस प्रकार का पहला है ये। तो ये किसकी मदद लेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी की तरफ जो आगे देश बढ़ ही रहा है उस पर भी ये काम करेगा कि कैसे 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जा सके जल्द से जल्द। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में क्यों चर्चे में रहा था, कब कब रहा था, इसको देख लेते हैं। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है योगी आदित्यनाथ ने। हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। मोहम्मद समी अहमद के गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया यूपी में। गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है और सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बना है बरेली। यूपी का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। भारत का पहला सोलर सिटी बन गई है मतलब सांची मध्य प्रदेश की। गिफ्ट डीड योजना अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। और पहला ऑफिस सिस्टम कन्नौज में खोला गया है। कन्नौज को ही इत्र पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ये यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। स्टैटिक के लिए आप ये पेज देख सकते हो। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये मैं कई बार रिवीजन करवा चुका हूँ। थोड़ा दिनों के गैप पर करवाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, आप सब जानते हो। इन्होंने एक लग्जरियस जहाज जो क्रूज सेवा कह सकते हो, क्लासिक इंपीरियल, इसका शुभारंभ किया है केरल में। कहां पर? केरल में। ये है क्रूज आप देख रहे हो आजकल बहुत तेजी से इसका चलन बढ़ रहा है। लगातार नदियों में भी समुद्रों में भी क्रूज लॉन्च किए जा रहे हैं। एक्चुअली में ये पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र तो बन ही रहा है, साथ ही साथ टूरिज्म का भी बहुत बढ़िया ये सोर्स बन रहा है। इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स बन जा रहा है क्योंकि टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, क्रूज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं और क्रूज़ में अच्छी खासी कमाई होती है क्योंकि एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फिर लाइफ टाइम एंजॉयमेंट है। इसका किराया वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू का ये साधन बन गया है। इसकी क्षमता की बात करें तो 150 लोगों की क्षमता है। अब 150 लोगों की क्षमता का मतलब ये नहीं केवल 150 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 150 लोग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनकी व्यवस्था की गई है। उनको रूम मिलेगा, उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 150 सीट, जैसे सिनेमा हॉल में आप देखते हो जितनी सीट रहती है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्सन के लिए पूरी व्यवस्था, भाई जितने हिसाब से टिकट रहेगा उसी हिसाब से व्यवस्था देंगे। क्लासिक इंपीरियल इसका नाम है और उद्घाटन इसका मरीन ड्राइव नियो क्लासिक बोट जेट्टी में किया गया है। किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। आपको अगर याद होगा तो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज सर्विस अभी लॉन्च किया गया था पिछले साल, गंगा विलास क्रूज सेवा, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गई। वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक गई गंगा विलास क्रूज सेवा, ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको MV इम्प्रेस के बारे में भी बताया था। इम्प्रेस भी ये भी तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। ये भी एक क्रूज सेवा थी।
इसके अलावा भी आपका राम प्रसाद बिस्मिल आपने सुना था, राम प्रसाद बिस्मिल भी इम्पोर्टेंट है, वो भी क्रूज़ सेवा है। तो बहुत सारी क्रूज़ सेवाएं लगातार शुरू की जा रही हैं। आगे देखते हैं। अब केरल से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग केरल राज्य के बारे में बात करेंगे। तो केरल ने अभी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त किया है। बहुभाषी माइक्रो साइट इसने लॉन्च किया है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हॉलमार्किंग केंद्र वाला सभी जिलों में ये पहला राज्य बन गया है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में ये शीर्ष पर है। इसके अलावा पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत केरल में की गई है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए यहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर नीति आयोग की मदद से यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। केफॉन नाम की फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की योजना शुरू की गई है और इसके तहत केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला भी पहला राज्य बन जा रहा है। वैश्विक आयुर्वेद मेला ये 1 दिसंबर यानी आज से ही शुरू हो रहा है, 5 दिसंबर तक चलेगा तिरुवनंतपुरम में। कल इसका क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये केरल से रहे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब देखो केरल स्टैटिक देख लो, आपको केरल यहाँ पर दिख जाएगा। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CPIM पार्टी से यहाँ के CM हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। दोनों में इस टाइम पर बन नहीं रही है, मामला चल रहा है कोर्ट में। विपनाड कायल जो है ये झीलें हैं, यहाँ पर झील है, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, पलक्कड़ दर्रा, थामा रासेरी दर्रा, पालघाट दर्रा ये यहाँ पर है, ठीक है ना, पालघाट दर्रा। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियाट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। 14 जिले हैं, 141 विधानसभा में सीटें, 20 सीट यहाँ से लोकसभा में और 9 सीट यहाँ से राज्यसभा में जाती हैं। शेयर करें बॉर्डर की अगर बात करें, बॉर्डर शेयर तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु से करता है, ठीक है ना। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक का अनावरण किया? अमा बैंक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में अमा या मो ये 2 वर्ड मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो कहाँ की योजना है, ओडिशा की योजना है। कहाँ की? ओडिशा की है। तो यहाँ पर देखो अमा बैंक मिल गया, तो अमा बैंक मतलब ओडिशा आप लगा देना। बहुत ही अच्छा शानदार ट्रिक है, जितने भी ओडिशा गवर्नमेंट योजना लॉन्च करती है वो या तो मो से रहता है या तो अमा से रहता है, ठीक है ना। तो अमा जो है, अमा बैंक सुविधा भी ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए एक प्रकार की ये योजना है और उसके तहत लुभावने ऑफर भी दिए जा रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने इसके लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की बैंकों से भी टाई अप किया है। ये बैंकें SBI, PNB, UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। तो अमा बैंक योजना जो है ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए है। ओके, तो अमा बैंक योजना। अब उड़ीसा है, तो उड़ीसा के बारे में देखो, उड़ीसा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के CM हैं और मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ये बने थे दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। इसके अलावा गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील है यहाँ पर। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है ही है। एक और चीज़, ये लेगून झील है, लेगून टाइप की झील है। दूसरी बात, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखना। अंशुपा लेक है, कांजिया झील भी यहाँ पर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका के बारे में मैंने आपको बताया था, मैग्रेव क्षेत्र, ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव रीजन वाला ये रीजन है, मतलब मैग्रोव क्षेत्र है भारत का दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र पूछा जाएगा कहाँ है, तो आप बताएंगे भीतरकनिका, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घुमरा छाऊ, सवारी संसरा, पैका, गौड़वाहन ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य आपको मिल जाएंगे। बॉर्डर शेयर की बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। यहाँ पर 30 जिले हैं, विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट जाती है उड़ीसा से। आगे, अगर आप हमारे कोई पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच ले सकते हैं। अभी MJT 30 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस कूपन कोड का आप फ़ायदा उठाइए। ई बुक्स पर भी 2 दिनों के लिए डिस्काउंट शुरू किया गया था, तो आप 2 दिनों में इसका लाभ उठा सकते हैं और आज उसका आखिरी दिन है। तो ई बुक पर भी आप ऑफर उठा लीजिए फ़ायदा। ई बुक जो भी नहीं लिए हो ले सकते हो अभी, और कोर्सेज पर तो अभी ये ऑफर चलेगा MJT 30 का, ठीक है ना। चलिए
आगे देखते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, अपने एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिलेगी। एक्चुअली में ना अभी मैं उतना ज़्यादा समय नहीं पा रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज़ आपके लिए आने वाला है, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, 2-3 दिनों में आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी में अभी लगा हुआ है, काम चल रहा है सब कुछ, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा वो। आगे, हाल ही में एंड्री रोज़ियोलिना को कहाँ का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो एंड्री रोज़ियोलिना को अभी हाल ही में दोस्तों मेडागास्कर का राष्ट्रपति चुना गया है, वो भी दूसरी बार। मेडागास्कर के एक बार फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव जीता है, चुनाव के माध्यम से जीते हैं। 50% से ज़्यादा मतदान इनको मिला है, मतलब वोट मिला है, इस वजह से ये मेडागास्कर के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर दक्षिण पूर्वी तट पर अफ्रीका महाद्वीप में देश है एक। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप देखो तो इधर तो एशिया पड़ता है इतना, यहाँ पर सुएज नहर एशिया को अलग करती है, इसके बाद ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में अगर आप आओगे तो इधर देखोगे ना, ये एक देश आपको दिख रहा है, द्वीप देश है, इस देश का नाम है मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर एक द्वीप देश है और द्वीप देश जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब आबादी रहती है, ऐसे द्वीप देश में अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। सबसे बड़ा कौन सा है, इंडोनेशिया है, जो आपको यहाँ पर जाएगा, कल मैंने बताया था इसके बारे में। और अगर वैसे द्वीप में बात करें सबसे बड़े द्वीपों की, तो उस मामले में ये चौथे स्थान पर आता है, क्योंकि बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं ना जहाँ पर लोग रहते ही नहीं। आगे, अच्छा वैसे राजधानी वगैरह अगर जानना चाहो तो इसकी राजधानी होती है एंटानारिवो और मुद्रा अरियरी। अगला, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती। तो इस बार इसे जीत लिया है दोस्तों पंजाब ने। पंजाब ने अपने ही पड़ोसी राज्य हरियाणा को हरा दिया है। हरियाणा पिछली बार की चैंपियन थी और इसको पेनाल्टी शूटआउट में हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप में हरा दिया है पंजाब ने, और पंजाब की टीम बन गई है चैंपियन। पंजाब की टीम चौथी बार चैंपियन बनी है। ये 13वां संस्करण था और 13वें संस्करण में ये चौथी बार चैंपियन बन गई है। कौन, पंजाब, ठीक है। तो ये हरियाणा को हराई। अच्छा, तो पंजाब ने हरियाणा को हराया, यानी कि पंजाब पाया गोल्ड, हरियाणा पाया सिल्वर। ब्रॉन्ज कौन पाया, तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए तमिलनाडु ने हराया है कर्नाटक को, तो तमिलनाडु पाया ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। बाकी ये दोनों गोल्ड सिल्वर। अब ये हॉकी का गेम था तो हॉकी के कोच जान लो। हॉकी के कोच जान रहे हो तो कुछ और गेम्स के भी कोच जान लो कि कौन कौन है कोच। तो देखो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं अमूल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ हैं। अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका जो टेन्योर था वो ICC वर्ल्ड कप तक ही था, लेकिन इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बढ़ा दिया गया है इनके कोचिंग का टेन्योर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, क्रेग फुलटन, ये आपसे पूछा जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच। भारतीय महिला टीम की ये हैं जेनेक स्कोपमैन। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के इगोर स्टीमैक और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं थॉमस डोन्नरबाई। तो ये मुख्य कोच हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाल ही में विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत के लिए किस व्यक्ति को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत के लिए अभी हाल ही में दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। अब्दुल्लाही मायर जो हैं ये आपको दिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया है ना, ये खुद शरणार्थी हैं, सोमालिया के हैं और केन्या में रहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो भी शरणार्थी रहे हैं या जो भी पढ़ने को इच्छुक रहे हैं लेकिन अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ तक ये किताबें पहुँचाते हैं और उनको शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करते हैं। इनके इसी काम के लिए UNHCR का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया है। सोमाली शरणार्थी हैं अब्दुल्लाही मायर। ओके, तो अभी तक ये 1 लाख से अधिक किताबें पहुंचा चुके हैं देश में विस्थापित हुए युवाओं के हाथों में। क्लियर है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पिछले दिनों में भी और भी ऐसे इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले हैं। इन सभी इंडिविजुअल अवार्ड्स को हम लोग यहाँ रिवाइज करेंगे। सफीना हुसैन, कल बात किया था हमने, शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार पाए हैं। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है। दीप्ति बउता को पंजाबी साहित्य के लिए धाना पुरस्कार मिला है, पहली महिला बनी है। रयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार मिला है। डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है। RBI को चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड मिला है। और वहीं केरल ज्योति पुरस्कार से T पद्मनाभन सम्मानित किए गए हैं। नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है और 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिवशंकरी जी को सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो असम राज्य को ना अभी 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिस्ट शामिल किया, मतलब 9 कैटेगरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाए हैं एक साथ एक ही अभियान के लिए। कौन सा अभियान था? अमृत वृक्ष आंदोलन अभियान। अगर आपको याद हो, जब भी मैं आपका, देखिए यही फ़ायदा होता है रिवीजन कराने का, आपको जब भी मैं असम वाला जो पेज था वो मैं रिकॉल करवाता था, उस टाइम मैं आपको बार बार बताया करता था, अभी तो आज नहीं लिया गया है, उस टाइम में कई बार दिखाया करता था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये अभियान शुरू किया है, अमृत वृक्ष आंदोलन अभियान। इस अभियान के तहत बेसिकली ये था कि एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। तो अब पौधे लगाए गए तो उसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई गई, जैसे एक ही लाइन में या कितनी लाइनों में और किस प्रकार से, कितने देर में, कितने समय में। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार की कैटेगरी लेकर के ये लोग 9 रिकॉर्ड अपना कर लिए। 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही साथ एक अभियान में, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना। तो एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगा करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे रिसीव किया। 24 घंटों में टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे और भी बहुत सारी प्रकार की कैटेगरी में ये पाए हुए हैं। असम आया है। असम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ये असम, एक ऐसा भारतीय राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में ना जितने भी राज्य हैं सब इसी से टूटे हुए हैं। ठीक है, तो सब इसी से टूटे हैं, तो मतलब सबसे ये बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है ये तो याद ही नहीं करना है, जितने पूर्वोत्तर राज्य है सबका नाम लिख दो। दिसपुर इसकी कैपिटल है, बहुत सारे लोग गुवाहाटी लगा देते हैं, गुवाहाटी राजधानी नहीं है, दिसपुर राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गुलाब चंद कटारिया नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सखोवा और देहिंग पटकाई। झील में बात करें तो डिगबोई झील, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और सोनबिल, देहिंग लेक, डिगाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, बहुत सारी झीलें भी यहाँ पर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, 8 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है, और उसी 8 किलोमीटर की चौड़ाई के दौरान एक नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। और माजुली नदी द्वीप ना ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब नदी के ऊपर द्वीप बना हो, तो ऐसा ये सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, याद रखना। अमूमन द्वीप जो होते हैं वो समुद्र पर होते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें शांति का नोबेल मिला था दोस्तों, हेनरी किसिंजर को, और इनका निधन हो गया है। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। हालांकि नोबेल पुरस्कार जीतने पर इन पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, विवादास्पद रूप से इनको दे दिया गया था, लेकिन इन्होंने अमेरिका के लिए बहुत काम किया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे ये। 2 अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन ये काम कर चुके थे, जिसमें गेराल्ड फोर्ड थे और रिचर्ड एम निक्सन थे। तो 2 राष्ट्रपति के टाइम पर ये काम कर चुके थे, सलाहकार भी रहे, पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे, ठीक है ना। और 100 साल का इनका उम्र रहा। 1923 में पैदा हुए थे और 2023 में इनका निधन हुआ। 100 सालों का इनका उम्र था, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे, हेनरी किसिंजर। तो इनका अभी निधन हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ये विजेता थे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर देना, और पसंद आया करे तो लाइक करके एक कमेंट भी छोड़ दिया करो। व्हाट्सएप चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर डेली वन लाइनर अपडेट दिया जाता है। टेलीग्राम पर बहुत सारी PDF आपको भेजी गई हैं, लॉन्ग PDF क्लासेस की, बिल्कुल फ्री में। आप जा करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। कल मैंने पूछा था आपसे, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो मनोज बाजपेयी ने जीता है। 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। आज आपको क्या बताना है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस वेब सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये वेब सीरीज भी आपने देखा ही होगा, बताइएगा आंसर। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप बता दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज PDF आपको MJT ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।